आप सभी को मधु आप में हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की माध्यमिक हिंदी व्याकरण से विशेषण पाठ को अध्ययन करेंगे। विशेषण को पढ़ने से पूर्व संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान आप पा चुके हैं, इसलिए आज हम विशेषण को विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें इस शब्द को ध्यानपूर्वक समझना है। वो शब्द है विशेषता, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत कुछ विशेष बातें या विशेष गुण या आकार या प्रकार आदि का इससे ज्ञान हमें प्राप्त होगा। अर्थात कुछ खासियत, कुछ विशेष बात का बोध होगा इस शब्द को समझने से। इस प्रकार वर्तमान हम विशेषण के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। वर्तमान हम एक एक भेद को विस्तार से जानेंगे। पहला भेद गुणवाचक विशेषण है। इसे समझने के लिए इन 3 चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें। पहले चित्र में एक गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। ये गुलाब का फूल हमें लाल रंग में दिखाई दे रहा है और ये लाल रंग ही इसकी विशेषता है। अब हम इस वाक्य को अध्ययन करेंगे। लाल गुलाब। गुलाब शब्द एक संज्ञा है। लाल गुलाब अर्थात इस गुलाब की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लाल है, अर्थात लाल इसका गुण है। इसी कारण इसे गुणवाचक विशेषण हम कहेंगे। अब दूसरे चित्र पर ध्यान दें। हमें यहाँ पर एक काली गाय दिखाई दे रही है और ये गाय का रंग काला है, यही इसकी विशेषता है। तो काली गाय अर्थात गाय एक संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा की विशेषता है कि ये काली है और काली एक गुणवाचक विशेषण है। तीसरे उदाहरण पर ध्यान दें। यहां पर 4 लड़के हमें नजर आ रहे हैं और वाक्य प्रयोग किया गया है चतुर लड़के। और ये लड़कों का सबसे बड़ा गुण है कि वे चतुर हैं। लड़के एक संज्ञा शब्द है और चतुर इन लड़कों का विशेष गुण है और इसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। मैं आपको एक सरल नियम सिखा दूंगा और आज के बाद गुणवाचक विशेषण की समस्या कभी नहीं आएगी। और नियम पर ध्यान दें। संज्ञा शब्दों के साथ कैसा, कैसी या कैसे, इन शब्दों से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में प्राप्त होने वाला शब्द गुणवाचक कहलाएगा। अर्थात नियम यह है कि कैसा, कैसी, कैसे ये प्रश्नवाचक
शब्दों को संज्ञा के साथ मिलाकर प्रश्न पूछेंगे। जैसे कैसा गुलाब, इस वाक्य पर ध्यान दें। कैसा गुलाब, उत्तर मिला लाल गुलाब, तो लाल गुणवाचक विशेषण है। कैसी गाय, काली गाय अर्थात काली गुणवाचक विशेषण है। चतुर लड़के, कैसे लड़के, उत्तर मिला चतुर लड़के, तो चतुर एक गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण को हम इस ढंग से समझ सकते हैं। अभी हम लाल, काली और चतुर आदि शब्द संज्ञा के गुणों का बोध कराते हैं। इसी अनुसार गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यह है, जो शब्द संज्ञा के गुणों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी हम संख्यावाचक विशेषण को अध्ययन करेंगे। विशेषण का दूसरा भाग संख्यावाचक विशेषण है और इसके दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या शब्द से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि संख्या हमें एक गिनती का बोध कराता है। अर्थात जब कभी भी संख्या शब्द का उपयोग किया जाए तब हम 1, 2, 3 आदि इस तरह से गिनकर हम उसका उत्तर बनाएंगे। अभी हम निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक को समझेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को जानने के लिए इन 3 चित्रों को ध्यान दें। पहले चित्र में 2 लड़के हमें नजर आ रहे हैं। 2 छात्र, अर्थात यहां पर छात्र संज्ञा शब्द है। अर्थात यदि हम इन्हें गिनेंगे 1 और 2, ना यहाँ 1 छात्र है ना 3 छात्र है, यहाँ सिर्फ 2 ही छात्र हैं। अर्थात 2 शब्द हमें निश्चय का बोध कराता है। अर्थात ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरे उदाहरण पर ध्यान दें। दूसरे उदाहरण में हमें यहाँ 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आदमियों की संख्या अगर हम गिनेंगे 1, 2, 3 और 4, ना यहाँ 3 है ना 5 है। हम ये जान चुके हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर 4 आदमी ही है। अर्थात आदमी एक संज्ञा है, तो इस संज्ञा की विशेषता है कि वे 4 हैं। अर्थात ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अंतिम तीसरे उदाहरण पर ध्यान दें। यहाँ हमें पुस्तकें दिखाई दे रही हैं और पुस्तकों को अगर हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पुस्तकें। पुस्तकें शब्द एक संज्ञा है, तो 5 शब्द उसकी निश्चय होने का बोध कराता है। अर्थात 5 एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हम ये याद रख लेंगे, जब कभी भी संख्यावाचक को जानेंगे तब हमें गिनना होगा। जब गिनकर निश्चित हो जाएंगे तब उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और इन उदाहरणों के आधार पर 2, 4 और 5 आदि शब्द संज्ञा के निश्चित का बोध कराते हैं। इसी कारण इसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है, जो शब्द संज्ञा के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी हम अनिश्चित संख्यावाचक को पढ़ेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक
को जानने के लिए ये 3 चित्रों पर ध्यान दें। इसका पहला चित्र हमें ये बोध कराता है कि यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, और छोटा सा वाक्य यहाँ पर ध्यान दें, बहुत विद्यार्थी। इन विद्यार्थियों को हम जब गिनेंगे, गिनने के बाद ही निश्चित हो पाएंगे। जब हम नहीं गिनेंगे तब वो विद्यार्थी हमारे लिए अनिश्चित होंगे। तो इस आधार पर विद्यार्थी शब्द एक संज्ञा है। और इस संज्ञा की ये विशेषता है कि वे बहुत हैं, अर्थात बहुत का मतलब है निश्चित एक संख्या नहीं आ रही है, इसी कारण इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। दूसरे उदाहरण पर ध्यान दें। यहाँ पर कम घर, इन चित्रों को देखने से, इस चित्र को देखने से हमें पता चलता है यहाँ घरों की संख्या कम है, अर्थात ये घर शब्द एक संज्ञा है। तो कम उसकी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कम घर हैं, अर्थात कम एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई पुस्तकें, इस चित्र में कई सारे पुस्तकें हमें नजर आ रही हैं। इन पुस्तकों को जब हम गिन लेंगे तब निश्चित का बोध होगा, जब तक हम नहीं गिनेंगे तब तक ये हमारे लिए अनिश्चित है। इसी कारण पुस्तक एक संज्ञा शब्द है, तो कहीं उसकी विशेषता का बोध कराता है और कहीं एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इन चित्रों और इन उदाहरणों के आधार पर बहुत, कम और कई आदि शब्द संज्ञा के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार आज हम परिमाणवाचक को भी अध्ययन कर लेंगे। परिमाणवाचक जो शब्द है ये हमें एक मात्रा या फिर एक माप या तोल या नाप आदि का बोध कराता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वर्तमान निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझने के लिए ये 3 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन 3 चित्रों को ध्यान से देखें। पहले चित्र में 2 केजी चीनी रखी गई है और एक वाक्य है 2 किलो चीनी, अर्थात चीनी शब्द संज्ञा है। दो किलो इसका एक परिमाण है। जब कभी भी इसे समझने के लिए, मान लीजिए आप लोगों में से एक विद्यार्थी बाजार जाएगा और दुकानदार से कहेगा हमें चीनी दो, तो क्या दुकानदार हमें चीनी को तौलकर 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो जितना चाहिए वो हमें देता है, अर्थात चीनी को तौलकर निश्चित किया जाता है कि कितना किलो है। तो इस चित्र के अनुसार चीनी 2 किलो है, तो चीनी एक संज्ञा शब्द है, तो 2 किलो इसका एक परिमाण है और ये परिमाण हमें निश्चित का बोध कराता है, क्योंकि यहाँ 2 किलो ही है, ना 1 ना 3। अब दूसरे चित्र पर ध्यान दें। यहाँ पर सरसों का तेल 5 लीटर है, अर्थात तेल शब्द एक संज्ञा है। तो इस संज्ञा की विशेषता है कि ये 5 लीटर है और 5 लीटर एक निश्चित परिमाण का बोध कराता है, इसलिए इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे।
अब तीसरे चित्र पर ध्यान दें। तीसरे चित्र में एक कपड़ा रखा गया है और ये कपड़ा 7 मीटर का है और कपड़ा शब्द एक संज्ञा है और 7 मीटर इस संज्ञा की विशेषता है कि 7 मीटर कपड़ा एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। इसी कारण 7 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो इस आधार पर 2 किलो, 5 लीटर, 7 मीटर आदि शब्द संज्ञा के निश्चित परिमाण अर्थात नाप, तोल और माप का बोध कराते हैं। इससे संबंधित इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझेंगे। ध्यान से इन 3 चित्रों पर देखें। पहले चित्र में एक पात्र में थोड़ी सी चीनी रखी गई है और ये चीनी कितने ग्राम की है जब तक हम इसे तौलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इस छोटे से वाक्य पर ध्यान दें। थोड़ी चीनी अर्थात यहाँ पर चीनी शब्द एक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता है कि चीनी थोड़ी है अर्थात इसे हम कितने ग्राम है ये निश्चित नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी शब्द हमें निश्चित का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरे उदाहरण पर ध्यान दें। एक पात्र में सरसों का तेल रखा गया है और ये तेल कितने लीटर का है जब तक हम इसे एक कंटेनर से मापेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार कम तेल अर्थात तेल एक संज्ञा शब्द है, तो कम शब्द उसकी विशेषता का बोध कराता है अर्थात उसकी विशेषता है कि ये कम अर्थात एक परिमाण और वह भी कम हमें एक अनिश्चित का बोध कराता है। कम तेल अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है। तीसरे चित्र को ध्यान दें। तीसरे चित्र में हमें कपड़े नजर आ रहे हैं और यहाँ बहुत कपड़े हैं और बहुत कपड़ों से हमें ये निश्चित का बोध नहीं हो रहा है अर्थात यहाँ कपड़ों को अगर हम टेप से नापेंगे तभी पता चलेगा कितने मीटर कपड़े हैं। जब ये शब्द बहुत कपड़े ये शब्द हमें अनिश्चित का बोध कराता है, इसलिए कपड़े एक संज्ञा शब्द है तो बहुत एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इन उदाहरणों के आधार पर थोड़ी, कम और बहुत आदि शब्द संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार वर्तमान हम सार्वनामिक वाचक विशेषण को अध्ययन करेंगे। सार्वनामिक वाचक विशेषण कहने से हमें समझना है कि ये सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को बोध कराते हैं। जैसे पहले चित्र को ध्यान दें। एक लड़के का चित्र हमें नजर आ रहा है और वो लड़का, यहाँ लड़का शब्द एक संज्ञा है और वो लड़का, इस लड़के की विशेषता है कि ये वो लड़का है
जो कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया था। तो इस वाक्य से हमें यह बोध हो जाता है कि ये वो शब्द इस लड़के को ही बोध कराता है, अर्थात संज्ञा की ये सर्वनाम होने के बाद भी इस संज्ञा की विशेषता बताता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है तब उसे हम सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरे चित्र को ध्यान दें। दूसरे चित्र में हमें कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। बच्चे शब्द एक संज्ञा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। अब कुछ शब्द एक सर्वनाम है। इस संज्ञा की विशेषता का बोध कराने वाला ये सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के पूर्व प्रयोग हुआ तब ये सार्वनामिक वाचक विशेषण कहलाने लगा। और तीसरे चित्र को ध्यान दें। तीसरे चित्र में एक महिला हमें नजर आ रही है। महिला एक संज्ञा शब्द है और कोई महिला अर्थात कोई एक सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम जब संज्ञा के पूर्व आता है तब इस संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है। इसी कारण कोई शब्द एक सार्वनामिक वाचक विशेषण है। आज मैं आपको एक सार्वनामिक वाचक विशेषण को आसानी से समझने के लिए एक ट्रिक या फिर आपको एक नियम सिखा दूंगा। उस नियम को हमेशा याद रखना ताकि सार्वनामिक वाचक विशेषण आपको भली भांति रूप से समझ में आ जाए। जैसे जब भी संज्ञा के पूर्व किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तब सर्वनाम शब्द सार्वनामिक वाचक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के पूर्व जब सर्वनाम का उपयोग किया जाता है तब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है, इसलिए उसे हम सार्वनामिक वाचक विशेषण कहेंगे। वह, कुछ और कोई आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं। इसी के आधार पर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरे 4 भेदों को भली भांति रूप से समझ लिया और ये 4 प्रकारों को समझ लेने के बाद इस पर आधारित है एक आध प्रश्न। जैसे रेखांकित विशेषणों का नाम बताइए। यहाँ 5 वाक्य हैं। इन 5 वाक्यों में अलग अलग जगह पर रेखा खींची गई है। और पहला वाक्य लाल फूल खिला है और लाल फूल खिला है, इस वाक्य में लाल शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। और प्रश्न पूछा गया है लाल शब्द कौन सा विशेषण है। मैंने आपको सिखाया था कैसा, कैसी या कैसे लगाकर संज्ञा से प्रश्न पूछने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे। हम इसका प्रयोग करेंगे इस पर। जैसे लाल फूल खिला है, कैसा फूल खिला है, उत्तर मिला लाल, अर्थात लाल शब्द एक गुणवाचक है। अब दूसरे वाक्य पर ध्यान दें। 4 आदमी खड़े हैं। इस वाक्य में 4 शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, अर्थात यहाँ पर हम आदमियों को गिनेंगे, अर्थात 4 आदमी। ये निश्चित है कि यहाँ पर 4 आदमी है, अर्थात ये निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 लीटर दूध लाओ। यहाँ पर दूध संज्ञा शब्द है, तो इस दूध की विशेषता बताने वाला एक परिमाण है 5 लीटर, अर्थात यहाँ 5 लीटर ही दूध है। तो ये निश्चित होगा कि निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। थोड़ी चीनी चाहिए, चौथे वाक्य पर ध्यान दें। थोड़ी चीनी चाहिए, चीनी शब्द यहाँ संज्ञा है और थोड़ी शब्द का से ये बोध होता है कि यहाँ पर कितनी चीनी है ये हम निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, इसी कारण ये अनिश्चित परिमाण वाचक है। अब अंतिम प्रश्न पर ध्यान दें। कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैंने अभी अभी आपको सिखाया संज्ञा के पूर्व यदि कोई सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा के पूर्व आने वाला कोई भी सर्वनाम वो संज्ञा की विशेषता बताता है और उसे हम सार्वनामिक वाचक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक वाचक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने इसके मूल्यांकन के 5 प्रश्नों का सटीक उत्तर बना लिया और आज हमने व्याकरण के इस अध्ययन को पढ़कर क्या सीखा? विशेषण के 4 भेद और उसकी परिभाषा आदि का संपूर्ण ज्ञान आज हमने प्राप्त कर लिया। आज की कक्षा यहीं तक समाप्त होती है। धन्यवाद।